तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के लिए। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा, इसको समझिएगा अच्छे से, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है, इंडिया में नेशनलिज्म कैसे आया और इंडिया में नेशनलिज्म किस चीज़ से लिंक है। ठीक है, इंडिया में नेशनलिज्म कॉलोनियल एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से लिंक है। इसका मतलब होता है सेंस ऑफ टुगेदर। नेशनलिज्म होता है मतलब होता है राष्ट्रवाद, मतलब अपने देश से प्रेम। ठीक है, और ये इसलिए मतलब वो उस टाइम की बात हो रही है जब हमारे इंडिया में ब्रिटिश का राज था। उस टाइम की बात हो रही है जब मतलब ब्रिटिश लोग इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे, तो उस टाइम की बात हो रही है। ठीक है, और उसमें ये है कि कॉलोनियलिज्म मतलब ब्रिटिश को कैसे इंडिया से भगाया गया, कैसे यहाँ से मतलब किस तरह से विरोध किए थे हमारे इंडियंस ब्रिटिश के लिए, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, और डिफरेंसेस है कि डिफरेंसेस क्या क्या हैं। हमारे इंडिया में कई वैरायटी के लोग हैं, कई रिलीजन के लोग हैं, यही डिफरेंसेस हमारे इंडिया में। ठीक है, और यूनिटी जो है वो इमर्ज नहीं होती है ग्रुप्स विदाउट। ये यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है कि बिना कॉन्फ्लिक्ट की यूनिटी इमर्ज नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं मतलब वर्ल्ड वार फर्स्ट का इफेक्ट क्या था इंडिया के ऊपर। पहला तो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया था, जो खर्चा था डिफेंस करने का वो बढ़ गया था। ठीक है, और कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ गए थे, इनकम टैक्सेस बढ़ गए थे, प्राइसेस सामानों के बढ़ गए थे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट किया था मिडिल क्लास और लोअर क्लास को। और वार रिक्रूटमेंट और हेल्थ, वार में क्या क्या हेल्थ को क्या प्रॉब्लम, हेल्थ में क्या आया था। मतलब उस टाइम पे पीपल्स को फोर्सफुल्ली लोग आर्मी में मतलब लड़ाई करने के लिए बैटल फील्ड में ले जाते थे, मतलब फोर्स किया जाता था कि चलिए। क्रॉप फेलियर हुआ था 1918 से 1919 में। ठीक है, लगभग उस टाइम पे इन्फ्लुएंजा डिजीज़ भी स्प्रेड हो गया था, उसकी वजह से 12 से 13 मिलियन लोग भी मारे गए थे। ठीक है, अब देखते हैं सत्याग्रह का क्या मतलब होता है। सत्याग्रह का मतलब होता है पावर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रूथ, मतलब सत्य आग्रह, सत्य का आग्रह करना ही सत्याग्रह होता है। ठीक है, मतलब नॉन वायलेंस, बिना अहिंसा के, मतलब बिना लड़ाई झगड़े के जो भी आग्रह किया जाए वो मतलब उसी को सत्याग्रह कहते हैं। ये गांधी जी ने शुरू किया था जब वो साउथ अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे। तो रेसिस्ट से लड़ने के लिए, रेसिस्ट से, अपार्थाइड से साउथ अफ्रीका में उन्होंने देखा था। उसके बाद यहाँ पे आए थे 1917 में, उन्होंने चंपारण में एक सत्याग्रह किया था फिजेंट्स को इंस्पायर करने के लिए। फिर चलाया था उन्होंने 1918 में अहमदाबाद में मील वर्कर को मोटिवेट करने के लिए, उनके लिए सत्याग्रह चलाया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट देखते हैं, रॉलेट एक्ट किस वजह से आया था, क्या इसका रीजन था, क्या मतलब रॉलेट एक्ट के बारे में देखते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। ये जो है रॉलेट एक्ट, जो इंडियंस हैं उनके पावर्स को ऑप्रेस कर दिया था, मतलब उनके पावर्स को एकदम कंट्रोल में कर लेता अगर मतलब ये लागू हो जाता। इसके में ये था कि बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी सबूत के किसी भी इंडियंस को अरेस्ट कर लेते, 2 साल तक उसको जेल में रख दें, मतलब एकदम से पूरा कंट्रोल करना चाहते थे मतलब ब्रिटिश वाले। लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने लगभग 6 तारीख को 6 तारीख को हड़ताल के साथ एक सत्याग्रह चालू किया, जिसका नाम था रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, इसमें क्या था कि रैलीज, स्ट्राइक, शॉप क्लोज कर दिए थे। 10 अप्रैल 1919 में अमृतसर फोर्स्ड फायर्ड ऑन पीसफुल प्रोसेसन। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने एक जुलूस पे फायर कर दिया था। पीसफुल सत्याग्रह कर रहे थे, उन लोग के ऊपर फायर कर दिया था उन लोगों ने, जिसका रिजल्ट ये था कि अटैक हुआ था गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ पे। अब देखते हैं मार्शियल लॉ का होता है। मार्शियल लॉ होता है कि मतलब डायरेक्ट मिलिट्री कंट्रोल, मतलब अगर किसी कंट्री पे या किसी ग्रुप ऑफ कम्युनिटी या पीपल पे अगर मार्शियल लॉ अपोज किया जाता है, मतलब लगाया जाता है, तो उसका मतलब ये होगा कि मिलिट्री कंट्रोल मतलब उस ग्रुप पे हो जाएगा। ठीक है, मार्शल लॉ को कंट्रोल करने के लिए जो कि जनरल डायर मतलब उन्होंने कमांड लिया, और 13 अप्रैल को उन्होंने एक जगह, जलियांवाला बाग अमृतसर में है, वहाँ पे कुछ लोग तो मतलब
आए थे सत्याग्रह करने, कुछ लोग बैसाखी का मेला देखने आए थे, वहाँ पे जो है इन्होंने ओपन फायर करवा दिया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाने गई थी, ठीक है। सत्याग्रही इसके ऊपर लगवाया, मतलब चलवाया था। जलियांवाला बाग से नॉर्थ इंडिया में पूरा एकदम अफरा तफरी मच गया था। उसकी वजह से जो है ये गांधी जी ने क्या सोचा कि अब मतलब गांधी जी जो वो चाहते थे कि नॉन वायलेंस रहे, वायलेंस ना हो, तो यहाँ पे वायलेंस हो गया था, इसलिए उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह जो है वो वापस कर लिया था, ठीक है। अब देखते हैं वो ब्रिटिश लोग क्या क्या करवाए थे, मतलब इंडियन से उन्होंने उनकी नाक रगड़वाने के लिए फोर्स किया था, ऑफिशियल्स को सैल्यूट करने के लिए कहते थे, कुछ एरिया में बॉम्ब फेंक दिया गया था, मतलब पूरा ही वायलेंस क्रिएट कर दिया गया था। और अब देखते हैं रॉलेट सत्याग्रह के बाद क्या हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह के बाद अब गांधी जी ने एकदम हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने की सोची थी, क्योंकि वो अगर वो सोच रहे थे कि अगर ब्रिटिश को इंडिया से भगाना है तो हिंदू मुस्लिम दोनों को यूनाइट करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। तो उसके लिए उन्होंने खिलाफत इशू उस टाइम पे था, जो कि तुर्की के ऑटोमन अम्पायर में जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ऑटोमन अम्पायर डिफीट हुआ था, तो उसको और खिलाफत मूवमेंट जो वहाँ के वर्चुअल लीडर थे उनको डिफेंड करने के लिए खिलाफत मूवमेंट चलाया गया था। उसको चलाने वाले थे मोहम्मद अली और शौकत अली, उनका सपोर्ट इन्होंने किया था गांधी जी ने, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम दोनों एक हुए थे, ठीक है। और ये हुआ था कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस 1920 में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इसी के बाद उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू किया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो अपने हिंद स्वराज बुक में लिखते हैं, वो उन्होंने लिखा है कि भाई अगर ब्रिटिश को अपोज करना है तो हिंदू मुस्लिम दोनों को मतलब यूनाइट होना पड़ेगा, तभी होगा। और देखते हैं कि गांधी जी के क्या क्या प्लान थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। उन्होंने मतलब प्लानिंग किया था कि जो है जितने भी वो टाइटल दिए गए थे ब्रिटिश के द्वारा उसको वापस करेंगे, बायकॉट करेंगे गवर्नमेंट के ऑफिसेस, कॉलेज, स्कूल्स को, और उनके गुड्स और सर्विसेज, मतलब जितना भी उनका चीज़ है सब बायकॉट करेंगे। नॉन कॉपरेशन मतलब कॉपरेट ना करना। गांधी जी का ये सोचना था कि अगर मतलब ब्रिटिश इंडिया में तभी राज कर पाया जब इंडियंस कॉपरेट किए, उनको कॉपरेट किया। अगर इंडियंस उनको कॉपरेट ना किए होते तो ब्रिटिश कभी भी इंडिया के ऊपर राज नहीं कर पाता, ठीक है। और गांधी जी के फेवर में बहुत लोग थे, उन्होंने मतलब उनको बहुत लोगों ने फेवर किया, सब लोग ने उनका फेवर किया, उनका हेल्प किया सब चीज़ों को बाइकआउट करने में। तो उसके बाद जो है वो वो कहते हैं कि मतलब गांधी जी का जो सोच था वो क्या था कि मतलब ब्रिटिश की चीज़ों को बाइकआउट करें, खादी यूज करें, मतलब अपने इंडियन चीज़ों को यूज करें, और जितने ब्रिटिश चीज़ें हैं उस सबको बाइकआउट कर दें। उसके लिए उन मतलब सबको इकट्ठा करते थे, सबको बताते थे इन सब के बारे में, ठीक है। और इसमें इस टाइम पे डिफरेंस क्रिएट हो गया था कांग्रेसमैन में और कुछ अलग पीपल्स में। तो देखते हैं आगे क्या होता है इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को एक साथ कैसे है। ये 1921 में स्टार्ट हुआ था। वेरियस सोशल ग्रुप्स इसमें पार्टिसिपेट किए थे। टाउन्स में क्या था, मतलब टाउन्स में किस तरह से पार्टिसिपेशन था, क्या हाल था टाउन का, वो देखते हैं। इसमें स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो थे वो रिजाइन कर दिए थे, ठीक है। और जितने भी काउंसिल इलेक्शंस वो सब मतलब पीपल्स ने बायकॉट कर दिया था। उसके बाद अनफोल्डिंग द मूवमेंट, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया था, फॉरेन क्लॉथ को जला दिया, लिकर शॉप को बंद कर दिया गया था। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इंडियन मिल क्लॉथ में मतलब सब लोग केवल खादी यूज करते थे। एक मतलब खादी ये एक रफ कॉटन क्लॉथ होता है, इसको सब लोग यूज कर रहे थे। इसका मतलब कुछ टाइम तक ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला। उसके बाद धीरे धीरे इसका जो इफेक्ट है वो कम होने लगा। वो इसलिए होने लगा क्योंकि जो खादी था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, ठीक है। और ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशन को बायकॉट करना मतलब दूसरा इंस्टीट्यूशन इंडियन अपना खुद चलाए, मतलब खुद लागू करें, तो उसके लिए बहुत टाइम लगता है। इसलिए ज़्यादा देर तक ये लोग ब्रिटिश की चीज़ों को बायकॉट नहीं कर पाए। अब देखते हैं मूवमेंट इन द कंट्री साइड में क्या हाल था, विलेजेस में क्या हाल था। विलेजेस में फीजेंट्स ट्राइबल सब लोग मूवमेंट ज्वाइन किए थे। फीजेंट्स को बाबा रामचंद्र जो थे वो तालुकदार के अगेंस्ट उनको लेड कर मतलब उनको हेल्प कर रहे थे, बता रहे थे। उनके मतलब लीडर वो थे बाबा रामचंद्र, वो उनको बता रहे थे कि आप लोग को बैगर के अगेंस्ट होना है, बैगर नहीं होने देना है आप लोग के ऊपर। रेवेन्यू रिडक्शन के ऊपर उन्होंने मतलब जो फीजेंट्स हैं ट्राइबल्स हैं उन्होंने
मतलब अपोज किया रिवेन्यू रिडक्शन करने के लिए, रिवेन्यू कम करने के लिए। और उन्होंने कहा कि हम मतलब वो वेजेस, बिना वेजेस के काम करते थे, वो कहें मतलब उन्होंने पेजेंट्स जो थे वो अपोज किए कि हम बिना वेजेस के काम नहीं करेंगे। और ये इसकी वजह से क्या हुआ कि वायलेट मतलब झगड़ा झगड़ा लड़ाई होने लगे विलेज साइड में, ठीक है। ऑल दिस वॉज समथिंग दैट कांग्रेस वॉज डिसअपॉइंटेड विथ। इस किससे मतलब कांग्रेस डिसअपॉइंटेड था। इंटरप्टेड द मूवमेंट डिफरेंटली, मतलब ये एक और प्रॉब्लम थी वहाँ पे मतलब विलेज साइड में कि गांधी जी कुछ कह रहे थे तो उसको अलग ही तरीके से उनका मतलब को निकाला जा रहा था, ठीक है। स्वराज इन द प्लांटेशंस फॉर प्लांटेशन वर्कर इन असम फ्रीडम मीन्ट राइट टू मूव। प्लांट असम में क्या था कि मतलब ब्रिटिश एकदम कंट्रोल करके रखी थी, वहाँ के लोगों को कहीं आने जाने के लिए भी ब्रिटिश से पूछना पड़ता था। तो मतलब उस टाइम पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे उन लोग मतलब वो सोचें कि भाई गांधी राज आने वाला है, हमको सपोर्ट मिलने वाला है। उन्होंने तुरंत उनका नियम कानून सब तोड़ना चालू कर दिया, मतलब छोड़ छाड़ के चलने लगे, अपने मन के जाने आने लगे। तो उसके बाद फिर देखते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट एंड कॉलिंग। अब एक बार क्या हुआ कि बाजार में पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन वहाँ पे कुछ मतलब लगभग 22 पुलिस ऑफिसर का मर्डर कर दिया गया। ऐसे ही नॉन वायलेंस रूप से हो रहा था सत्याग्रह, लेकिन किसी कारणवश वहाँ पे वायलेंस हो गया, 22 पुलिस लोगों की मौत हो गई। चौरी चौरा विलेज एक है, गोरखपुर के पास है यहाँ पे। तो उसी वजह से गांधी जी ने सोचा कि भाई हम नॉन वायलेंस सोच रहे थे, यहाँ वायलेंस हो गया, इसीलिए उन्होंने फिर से इसको छोड़ दिया, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को छोड़ दिया। और देखते हैं इंटरनल हीट, और मतलब कांग्रेस के अंदर भी कुछ कमियां थी, कुछ दिक्कत थी। फ्यू लीडर्स वेयर फेड बाय सत्याग्रह वी आर नॉन वायलेंस वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द, कुछ जो उसमें से लीडर्स थे वो ब्रिटिश पॉलिसी मतलब ब्रिटिश को अपोज करके इलेक्शन में खड़े होने चाहते थे। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जो है स्वराज पार्टी फॉर्म किए थे। और यंग लीडर्स सच एज जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग एक्सट्रीमली रिफॉर्म थे, मतलब ये लोग थोड़ा मतलब यंग लोग थे ना, तो सुभाष चंद्र बोस जैसे कि मतलब वो नॉन वायलेंस को बहुत कम सपोर्ट करते थे, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं टू फैक्टर दैट सेम, मतलब क्या फैक्टर्स थे जो इंडियन पॉलिटिक्स को शेप दिए थे। साइमन कमीशन जो कि 1928 में इंडिया आया था, ब्रिटिश द्वारा भेजा गया था। सर जॉन साइमन इसके मतलब उस समय हेड थे, ठीक है। और इंडियन मतलब इंडिया में जब ये आया तो इसका जो मतलब वेलकम हुआ वो गो बैक साइमन, मतलब इसको गो बैक साइमन स्लोगन के साथ क्या था कि वो उसको प्रोटेस्ट करने वाले मतलब उसको प्रोटेस्ट करना बहुत ही भारी मात्रा में उसको प्रोटेस्ट करना स्टार्ट हो गया। और जब वहाँ पे रिस्पांस इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट डिड नॉट हैव वन मेंबर, उसकी सबसे बड़ी सर साइमन कमीशन की ये थी कि वहाँ पे उस वहाँ पे जो कमीशन था उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, सब के सब ब्रिटिश वाले थे। तो वो अपने मन की करते, जो करना होता सो करते, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ही अपोज किया गया। और वहाँ पे जो वाइसराय वहाँ के थे इंडिया के, लॉर्ड इरविन, उन्होंने डोमिनियन स्टेटस देने का ऑफर किया 1929 में, लेकिन इसको मतलब एकदम से एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। सब लोग पूर्ण स्वराज मांग रहे थे, इंडियंस जो है पूर्ण स्वराज मांग रहे थे। और जवाहरलाल नेहरू जो थे लाहौर कांग्रेस सेशन में उन्होंने कहा कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। और उन्होंने कहा 26 जनवरी 1930 को उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया। और देखते हैं इसके बाद गांधी जी ने फिर से साल्ट मार्च मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, साल्ट मार्च की फिर से स्टार्टिंग की। गांधी जी कहते थे कि साल्ट जो है बहुत ही पावरफुल सिंबल होगा नेशन को यूनाइट करने के लिए, क्योंकि उनकी सोच ये थी कि भाई साल्ट ऐसी चीज़ है जिसको गरीब चाहे हो चाहे अमीर सब लोग यूज करते हैं, इसलिए इसको सब लोग सपोर्ट करेंगे। तो जनवरी 31 को 1930 में उन्होंने वाइसराय इरविन को एक 11 डिमांड्स का भेजा उन्होंने पास, और उन्होंने कहा कि अगर ये डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था उसमें ये था एबोलिशन ऑफ साल्ट टैक्स, साल्ट टैक्स को एबोलिश करना मतलब बंद करना, साल्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, इसको बंद करने के लिए उसमें ऐसे ही 11 डिमांड्स थे। लेकिन इरविन जो था उसने गांधी जी ने कहा था कि अगर 11 मार्च तक ये मतलब आप
कुछ बताते नहीं हैं, अगर हमारी डिमांड फुलफिल नहीं करते हैं तो हम सिविल डिसोबीडियंस, हम एक मार्च चालू करेंगे जिसका नाम होगा साल्ट मार्च। तो उन्होंने चालू कर दिया साल्ट मार्च, क्योंकि इरविन ने तो भाई फुलफिल किया नहीं, ब्रिटिश था, कैसे करेगा, इंडियंस की बात मानेगा। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जितने भी कॉलोनियल लॉ थे वो सो ब्रोक कर दिया गया, जैसे साल्ट लॉ को ब्रोक किया गया, जितने भी ब्रिटिश लोग लॉ लगाए थे सबको लगभग ब्रोक किया गया, ठीक है। फॉरेन क्लॉथ बाइकआउट किए गए, लिकर शॉप बंद किए गए, टैक्सेस जो है नहीं दिए गए, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ था, कॉपरेट मतलब नहीं किया गया था ब्रिटिश को। और इससे क्या होता है कि बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं कांग्रेस के, वो दिस लेड टू मैनी अटैक्स डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द रूल, ये रूल के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा अटैक होने लगते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द रूल्स। इसमें देखते हैं फिर गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है 5 मार्च 1931 को। ये इस पैक्ट इस लंदन में, मतलब इस पैक्ट में ये होता है कि गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में जाएंगे और वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो है वहाँ पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जहाँ पे गांधी जी गए थे, वहाँ पे कुछ वाद विवाद होने की वजह से गांधी जी वापस आ गए और उन्होंने फिर से सिविल डिसऑर्डर्स मूवमेंट चालू किया। लेकिन ये जो मूवमेंट है ये अपना मोमेंटम 1934 तक खो चुका था। फिर उसके बाद इसमें कई, फिर देखते हैं वाई डिफरेंट ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड, क्यों डिफरेंट ग्रुप इसमें पार्टिसिपेट किए थे, इसमें ये देखते हैं। रिच फीजर्स क्यों पार्टिसिपेट किए थे, वो लोग इसलिए पार्टिसिपेट किए थे, वो चाहते थे कि क्रॉप्स की प्राइसेस, मतलब जो क्रॉप्स की प्राइसेस थी वो बहुत कम थी, वो चाहते थे कि हमको रिवेन्यू ना पे करना पड़े गवर्नमेंट को, और अमाउंट जो है, मतलब जो हाई प्राइसेस है उनको कम किया जाए, ठीक है। उसके बाद पुअर फिजेंट्स क्यों किए थे, पुअर फिजेंट्स इसलिए किए थे उनको लैंडलॉर्ड को रेंट ना देने पड़े, रिवेन्यू ना देना पड़े, इसलिए किए थे। बिजनेस क्लास इसलिए किए थे कि भाई इंपोर्ट अगेंस्ट, मतलब उन्होंने फॉरेन पॉलिसीज़ को इंपोर्ट करने से रोक लगा दिया कि हम फॉरेन पॉलिसीज़ को, फॉरेन गुड्स को इंपोर्ट नहीं करेंगे। वो इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस आल्सो फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICI in 1921। they gave financial aid to the government। इसमें देखते हैं इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास क्यों इसमें, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में या सिविल डिसऑर्डर्स मूवमेंट में क्यों पार्टिसिपेट किए। अच्छा, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास पार्टिसिपेट नहीं किए थे, डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट एक्सेप्ट फॉर द नागपुर रीजन। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास जो थी वो मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, केवल नागपुर रीजन को छोड़ के। वुमेन इसमें ह्यूज, मतलब भारी मात्रा में पार्टिसिपेट किए थे। अब देखते हैं लिमिट्स ऑफ सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट। इसमें लिमिट्स क्या क्या थे, मतलब क्या क्या कमियां थी सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट की। इसमें सबसे बड़ी कमी थी अनटचेबल्स और दलित, मतलब अनटचेबल और दलित इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे, क्योंकि जो उच्च, मतलब उच्च जात के माने जाते थे, जैसे सनातन धर्म के जो हिंदूस माने जाते थे और भी जो होते थे, वो इनको दलित्स को इग्नोर करते थे, ठीक है। और गांधी जी चाहते थे कि अनटचेबिलिटी हट जाए, उन्होंने इसके लिए बहुत कुछ किया, टॉयलेट तक साफ किया उन्होंने, जो है दलित को हरिजन का नाम दिया, ठीक है। बट दलित लीडर्स वांटेड टू हैव पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन ऑर्डर टू हैव सोशल इक्वालिटी। वो दलित लीडर जो थे वो चाहते थे कि हमको रिजर्वेशन मिले, एजुकेशन के फील्ड में और कई फील्ड में उनको रिजर्वेशन चाहिए था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऑर्गेनाइज किया था दलित डिप्रेस क्लास, ऑर्गेनाइज किया था 1930 में, और इसी की वजह से महात्मा गांधी से इनका कुछ वाद विवाद भी हो गया था। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने डिमांड भी किया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट ही दे दिया जाए। और इसके लिए गांधी जी मतलब फास्ट अनटू डेथ, मतलब जब तक कि मृत्यु ना आ जाए तब तक के लिए उन्होंने फास्ट वाला तय किया था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मान गए थे और उसके बाद पूना पैक्ट साइन हुआ था सितंबर 1932 में। ये सब डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला, इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, समझिएगा अच्छे से, क्योंकि पेपर में बहुत काम आएगा। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ लेंगे तो बहुत काम आएगा, क्योंकि ये NCERT से एकदम सेम टू सेम बनाया गया है। उन्होंने दलित को रिजर्व सीट दिया, उनको काउंसिल्स में, लेजिस्लेटिव मतलब काउंसिल्स में रिजर्वेशन दिया, हर चीज़ में उनको रिजर्वेशन दिया गया। मुस्लिम जो थे वो भी सोचते थे कि हमको भी माइनॉरिटी मिल रही है सोसाइटी में, वो भी
सोच रहे थे कि हमको भी माइनॉरिटी स्टेटस, मतलब मुस्लिम सोचते हैं हमारा भी माइनॉरिटी स्टेटस सोसाइटी में हमको भी मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर हमारे साथ किया जाए, हमारे या तो हमको भी रिजर्व सीट दिया जाए या तो भी हमको सेपरेट अलॉटेड दिया जाए। तो इसके बाद देखते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग से, मतलब कैसे कलेक्टिव बिलोंगिंग आए, क्या क्या सेंस था, मतलब किस सेंस से कलेक्टिव लोग आपस में आए, क्यों सब लोग एक हुए, यूनाइट हुए। इसका ये था कि यूनाइटेड स्ट्रगल, सब लोग को एक ही लोग से लड़ना था, कॉलोनी ब्रिटिश से, इसलिए सब लोग, और सबको एक ही प्रॉब्लम थी, उन्हीं से प्रॉब्लम थी, इसलिए सब इकट्ठे हुए। उसके बाद इसमें कई फैक्टर्स जो थे हेल्प किए थे, फोक सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स, और आइडेंटिटी ऑफ नेशन जो था वो नेशन के इमेज से बना था, जो कि भारत माता का इमेज था। ये इमेज जो फर्स्ट क्रिएट, मतलब पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा क्रिएट किया था। 1870 में इन्होंने वंदे मातरम ही राइट किया था, जो कि बंगाल के साइड में स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में बहुत ज़्यादा चला था। और इसने रविंद्रनाथ टैगोर को इनकरेज किया कि भारत माता की पेंटिंग बनाने के लिए। भारत माता की पेंटिंग शो करती है काम, शांत, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म आल्सो डेवलप्ड थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर वाज आइडेंटिफाइड विथ वंस नेशनल आइडेंटिटी। उसके बाद अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग, ये और अलग मीनिंग क्या थी कि इंडियंस बिगैन लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट, आर्ट एंड कल्चर, लॉ, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसके बाद एवरी वन वॉज अ बिट प्राइवेट बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी, और हमारे कंट्री में जानते हैं डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है, तो सबको यूनाइट करना ज़्यादा आसान नहीं था, बहुत टफ था। उसके बाद एज द रूल मैनी डिफरेंट ग्रुप्स सो डिड इंडिपेंडेंस ड्यू टू दिस यूनिटी ब्रोक आउट मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द मूवमेंट। कई बार तो ऐसा भी हो कि मूवमेंट के टाइम पे यूनिटी ब्रोक हो गई, जैसे मुस्लिम मतलब सोच रहे थे कि हमको माइनॉरिटी मिली है, कुछ दलित से, और मतलब ऐसे ही हो जाता था। लेकिन डाइवर्सिटी है तो इसके लिए तो बहुत ही टफ होता है कि सबको यूनाइट करके चलने का। क्विट इंडिया मूवमेंट लास्ट में जो था, क्रिप्स मिशन जब फेल हो गया इंडिया में वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, तो उसके बाद इंडियंस जो थे, गांधी जी थे, मतलब जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने सोचा कि बस अब बहुत हुआ, अब हमको एकदम फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। उन्होंने वर्धा में मीटिंग में एक 14 जुलाई 1942 को कहा कि हमको मतलब ब्रिटिश एकदम क्विट इंडिया, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन एकदम फुल, वो लोग प्लान बना लिए थे कि अब एकदम ब्रिटिश को मतलब भगा देना यहाँ से। उसी टाइम में गांधी जी ने अपने डू और डाई की स्पीच भी दी थी। इसके बाद से जो है इसमें कई भी लीडर्स पार्टिसिपेट किए थे, जैसे जयप्रकाश नारायण, अरुण असफ अली, राम मनोहर लोहिया और बहुत ज़्यादा थे। इसके बाद से जो है 1942 फिर लड़ते लड़ाते जो है 1947 तक जाके अपना देश मतलब इंडिपेंडेंट, फुल इंडिपेंडेंट पा गया था। अगर आपको ये नोट मतलब लेने हैं तो मतलब डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप इसको ले सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा ताकि वो भी कुछ नंबर पा हुआ जाए बोर्ड में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।